स्टार्ट हो जाए तो बच्चों बेसिकली हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो इग्नार्ड रिएजेंट हो गया था, है ना, लास्ट क्लास में मैंने वो कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को। और क्योंकि तुम लोगों का इस संडे को टेस्ट भी था तो मैंने सोचा क्यों ना पेपर डिस्कशन करवा दिया जाए, क्योंकि काफी बच्चों को ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, दे डोंट नो कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। सो अगेन आई एम हियर। सो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है मिलके तुम लोगों से। एक हफ्ता क्लास जो थी वो नहीं हुई थी। ठीक है। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों को पेपर डिस्कशन ही कराऊंगी एंड आप पहले मुझे देखेंगे कि मैम कैसे अप्रोच कर रही हैं और आप देखिएगा कि आपने कैसे अप्रोच किया था। जब आपके सामने, जब आप लोग ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को देखते हैं अपने सामने तो आप कैसे अप्रोच करते हैं उसको, वो आपको चेक करना है। Getting my point? Because in organic chemistry approach is very important. अगर आपकी अप्रोच ही सही नहीं है तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही नहीं आने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो आपकी अप्रोच सही है, अगर आप अप्रोच सही कर रहे हो क्वेश्चन को बट कहीं ना कहीं आंसर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, यू डोंट नो कि क्या करेक्ट पाथवे होगा आंसर तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है कई बार वो होता है ऑप्शन को देखना। अगर आप ऑप्शन को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं ना तो आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि बेसिकली ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑर्गेनिक को किसी को भी देख के डरना नहीं है। हाँ, नो डाउट ऑर्गेनिक इज अ खेल ऑफ प्रैक्टिस, मतलब पूरा खेल जो है वो प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं तो आपका ऑर्गेनिक जो है आने वाले टाइम में, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे 3.5 महीना दे दो, याद है जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह रही थी तो मैंने कहा था मुझे 3 महीने दे दो। 3 महीने में तुम लोग जरूर अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखोगे कि तुम लोग ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। तो जिसमें से 1 महीना चला गया है, 2 महीने और रहते हैं अपने पास, अक्टूबर नवंबर, सिर्फ अपने 4 चैप्टर रह गए हैं जिसमें 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े हैं। मतलब एक अल्कोहल फिनोल 8 लेक्चर का चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन 9 लेक्चर का होगा ज्यादा से ज्यादा, और बायोमोलिक्यूल्स 5 दिन का है, अमीन शायद 3-1 दिन का ही चैप्टर है, उससे ज्यादा दिन का नहीं है। तो मतलब बेसिकली सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े हैं, जो टाइम टेकिंग है, अदरवाइज ज्यादा कुछ अब है नहीं, है ना। सो आप लोगों को ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ना संभल के चलना है, जितना टीचर करा रहा है। पहले तो ना देखो, डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे कोई भी नहीं जाएगा। अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जा रहे हो तो डिमोटिवेट होकर वापस क्या करोगे, बुक बंद कर दो। तो इसीलिए जो मैं क्लास नोट्स आप लोगों को बनवाती हूँ ऑर्गेनिक में, वो आपके लिए पहली बात तो भगवान समान है। उसको अगर तुम लोग सही से नहीं देखोगे ना वो बिगड़ जाएगी वो चीज, राइट। सो जो क्लास नोट्स में मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं क्लास नोट्स में आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, बेशक वो पीवाईक्यू है या कोई और क्वेश्चंस है, आपको पहले उनको रीअटेम्प्ट करना है। मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी है या फिर जिनको प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक में थोड़ी सी, और आ रही होगी नो डाउट, बिकॉज द सब्जेक्ट द ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक है वो वैसा ही है। तो वो कहता है कि बेटा मेरे को प्रैक्टिस करो तो ही मैं तुम्हारे दिमाग में घुसूंगा, नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे दिमाग से ऐसा निकलूंगा कि वापस नहीं आऊंगा, ये कहती है ऑर्गेनिक। ठीक है। सो पहले आप उन चीजों को पढ़ो जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसको रीअटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें क्लास के दौरान बताती हूँ उसको बार बार लिखो। अपनी मर्जी का कोई बच्चा बुक नहीं उठाएगा, कोई भी। अगर आपको कोई बुक उठानी है तो आप पहले मुझसे पूछिए। मॉड्यूल उठा के कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, बिकॉज मॉड्यूल में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है, शायद वो पेपर में आएंगी भी तुम्हारे जेई में, और जो मैं तुम्हें करवाती हूँ दैट इज 99.999 something relevant for your exam. Getting my point? तो इसीलिए प्लीज ट्रस्ट योर टीचर्स कंटेंट और उन पे ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं टीचर, तभी तुम लोगों के लिए बेटा चीजें हेल्पफुल रहेंगी, वरना भटकते रह जाओगे। बिकॉज ऑर्गेनिक में बेटा इतना सब कुछ है ना पढ़ने के लिए, बहुत। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना ऑर्गेनिक के रिएजेंट 1000 रिएजेंट मैं तुम्हारे सामने आके लिख दूंगी, बट वाई, क्यों करवाऊं मैं तुम्हें जब वो 1000 आने ही नहीं है, 1000 में से आएंगे 50।
ठीक है। और मॉड्यूल में कई बार ऐसी चीजें भी दे रखी होती हैं, बहुत एक्स्ट्रा दे रखी होती है, जो तुम्हारे काम की है ही नहीं, तो क्यों करनी है भाई, काहे करनी है, ऑलरेडी इतना बड़ा तुम्हारे पास सिलेबस का पहाड़ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। तो इसीलिए प्लीज फोकस ऑन योर क्लास नोट्स। अगर बुक पढ़नी है तो मेरे से पूछिए, पीवाई ब्रूस इज द बेस्ट बुक। अगर आपको पढ़नी है उसको मैं बता दूंगी आपको कि कौन सा पढ़ना है चैप्टर, आप मुझसे जरूर पूछिए। वरना क्योंकि अभी मुझे भी पता है तुम लोगों के पास कुछ खास टाइम है भी नहीं, तो इसीलिए प्लीज फोकस ऑन योर क्लास नोट्स, चाहे वो नीट का बच्चा है चाहे जेई का बच्चा है, आपको ये करना है। ठीक है। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सिर्फ क्लास नोट्स और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चले जाते हैं, वो आपके लिए इनफ है। बट जो जेई का बच्चा है वो क्लास नोट्स तो करेगा ही करेगा, साथ ही जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ वो भी करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेटा विच पीवाईक्यू बुक इज बेस्ट? अरे यार साल खत्म हो गया, तुम अब पूछ रहे हो नितांत विच पीवाईक्यू बुक इज बेस्ट? ले लो कोई अरिहंत की ले लो, और नहीं तो तुम्हारे रिसोर्स शीट में भाई अपडेटेड है 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका यूज करो ना। इतनी मेहनत से जो हमारी टीम ने बनाया है तुम लोगों के लिए, उसको यूज करो। तुम लोग क्यों नहीं करते हो? अपनी करोगे तो क्या करोगे, अगले साल करोगे क्या? ठीक है, चले स्टार्ट करें फिर। नितांत आ चुका है, वैसे नितांत मैं तुम्हें याद कर रही थी बाय द वे। चले हम स्टार्ट करें। सो यस, आज पेपर डिस्कशन रहेगा, कल मैं तुम्हें अल्कोहल वाला चैप्टर जो है स्टार्ट करवा दूंगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। अपनी प्लीज रिपोर्ट कार्ड सारे बच्चे ओपन कर लीजिए, जो तुम करके आए हो पेपर में वो तुम्हें दिखना चाहिए कि तुम क्या करके आए हो। आलिया आई है? आलिया ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, क्या सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। चलिए, सो ये वाला क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है किसी को? आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट कंडीशन एक्स एंड वाई। तुम्हें एक्स और वाई बताना है इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से बच्चे हैं जो ये करके आए थे? कैन यू रेज योर हैंड और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि हाँ मैम करके आए थे। सानिया करके आई थी, वेरी गुड बेटा। वैभवी आ गई है, वेरी गुड, वैभवी भी करके आई थी, शाबाश। और अंजलि कैसे करके आए थे? हाँ ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना था। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब आपके पास ये एल्काइल हैलाइड था तो इसमें एक्स डाला होगा, कुछ प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट में वाई डाला तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो फाइनल में देखो स्टार्टिंग में क्या है, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन पे कैसे जा सकते हो, ये मैंने क्लास में भी तुम्हें बोला था। तो सबसे पहले तुम क्या करा लो, इसकी एलिमिनेशन करा लो। और एलिमिनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट मैं लूंगी, डाइल्यूट एक्वस लूंगी या कॉन्सेंट्रेटेड? मैम ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH ले रहे हो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, और बीटा एलिमिनेशन होने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनली प्रोपीन मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे ऐसे, ये तो हट ही गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना अपनी मर्जी के, कुछ भी मार्क नहीं करके आओगे। अब यहाँ पे HBr है, यहाँ पे Br2 है। जब आप Br2 लेते हो तो बेसिकली क्या, डबल बॉन्ड के अराउंड ब्रोमीन ऐड हो जाता है इस तरीके से, है ना। जबकि हमें तो क्या करना है, एक Br चाहिए, यानी कि ये वाला करेक्ट पाथवे नहीं है। तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा मेरा बेटा, हमें लेना पड़ेगा HBr। तो HBr में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले विच इज स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा तुम्हें, प्राइमरी बनाओगे तो फिर वो स्टेबल ही नहीं होगा। उसके बाद Br क्या करेगा, अटैक करेगा, और फाइनली क्या मिल जाएगा तुम्हें, 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आना था वो क्या आना था, बी ऑप्शन आना। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो।
55 बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में. If anyone has any doubt, then you can ask. वैभवी हो गया था. अनुज Yes, sir. ठीक है. आर्यांश, आर्यांश भाई क्लास में आया करो. ये कौन है जो एस विक्रमजीत, ये वंश. हाँ जी वंश, क्यों आए लेट क्लास में? हाँ, काहे लेट आए क्लास में? अतुल आप बताओ क्या चीज कहना है आपको? अगर कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक मीडियम लेते हो तो वो डबल बॉन्ड बना देता है वो एक को निकाल के. यस, जब आप कॉन्सन, देखो दो चीजें होती है. आयुष, आयुष कह दो, सॉरी अतुल. एक आपके पास जर्नली, जैसे इसमें की अगर बात करूं क्वेश्चन की, तो एक दिया हुआ है तुम्हें डाइल्यूट एक्वस NaOH, राइट, और एक दिया हुआ है कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH दिया हुआ है. तो डाइल्यूट एक्वस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम है. गेटिंग माय पॉइंट? कम है OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन. और कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक QH का मतलब क्या है, यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो जब हमारे कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की ज्यादा है और एक जगह कम है, तो अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देगा, मतलब कौन जाके जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा लिविंग ग्रुप को हटा के, और कौन जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा. क्योंकि यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन ज्यादा है OH नेगेटिव की, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल से बेटर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा. और जब वो बेस की तरह बिहेव करेगा तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे क्या होगा तुम्हारा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी. सुना होगा तुमने ये अतुल, अगर स्कूल में भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत सुना है क्या? सुना है तो देखो आएगा समझ में, वरना तो सर के ऊपर से गया होगा जो मैंने बोला. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा, ये हो गया बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोजन है जो कि एलिमिनेट हो रहा है, तो हम इसको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. तो ये होगा आपका रिएक्शन. अभी आ गया वंश? अभी तो मैंने पूरा दोबारा समझा दिया. ठीक है जी, वंश जी बताओ क्या कहते हो आप? पढ़ा करो ना, तभी तो समझ में आएगा. क्लास में तो आते नहीं हो तुम. ये क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है. किसको याद था कि मैंने क्लास में करवाया था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो आपने क्लास में करवाया था? PYQ है बेटा ये 2022 का. दिस इज योर PYQ बाय द वे. ठीक है, थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहो, जगे रहो, तभी चीजें रहेंगी. अगर सोना है तो जाओ ना, कंबल लेके सो जाओ, क्लास में आने की क्या जरूरत है? ये वाला क्वेश्चन बताओ. तुम ही बताओ, मैं क्यों बताऊं? मैं तो तुम्हें पढ़ा रखा है, तुम बताओ कैसे अप्रोच किया. Which of the following is most active towards nucleophilic substitution reaction SN1? ओके, नितांत ने अपना हाथ रेस किया है. बाकी बच्चे? वेरी गुड, वैभवी, नितांत, अनुज. ये 3 बच्चे ऐसे हैं जो हर क्लास में मोस्टली ट्राई करते हैं आंसर देने का. बाकी मेरे को बहुत ज्यादा दिखते नहीं है यहाँ पे. आर्यांश भी मेरे को आंसर दे देता है कभी कभी. और बताओ. देखो, जब तक तुम खुद नहीं सीखोगे ना क्वेश्चन को अप्रोच करना, चीटिंग मार मार के दोगे तो कुछ होने नहीं वाला यार. अब तो छोड़ दो, चीटिंग दे दी. 3 महीने सारे रह गए हैं, है ना? अनुज आप बताइए कैसे करोगे? मैम मतलब SN1 बहुत ज्यादा जल्दी देगा जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा. वेरी गुड. तो किसका बनेगा ज्यादा स्टेबल? मैम फोर्थ वाले का. वेरी गुड. अरे एकदम करेक्ट अप्रोच. SN1 में क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है, वहां पे कार्बोकेटाइन बनता है. याद करो. तो यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, आपको ये चेक करना है विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. तो यहाँ पे जब तुम कार्बोकेटाइन बनोगे तो विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और मैंने कहा था स्टेबल नहीं है. याद करो, मैंने तुम्हें डब्बा बनवा के भी लिखवाया था नोट्स में कि sp2 और sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता. अभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घिसा तो एक पिटाई, एक चाटा लगा लो मेरे नाम से बड़ी जोर से. ठीक है, और अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, यहाँ पे भी sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है विच इज नॉट स्टेबल. यहाँ पे ये है आपका वो क्लोरोबेंजीन, है ना? तो यहाँ पे भी आप क्लोरीन हटाओगे तो
फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन sp2 पे पॉजिटिव चार्ज है, नोट विच इज नॉट स्टेबल। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप Cl को भगाओगे तो देखो ना ये क्या हो रहा है, दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जिसने क्लास अटेंड की थी मेरी हेलो एल्केन हेलोरिन की, वो क्लास में रह सकता है, बाकी जा सकते हो क्योंकि कुछ समझ में अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा टुवर्ड्स SN1। क्या ये बात समझ में आ गई? तो तुम्हें तुम्हारा दिमाग चलाना है, दिमाग को घुमाना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ और कैसे तुम्हें आंसर वहां पे मार्क करना है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर ये नहीं था, मैं सही बताऊं तो मॉडरेट लेवल का पेपर है। इजी भी नहीं बोलूंगी मैं, बट यस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, तो लेवल ऑफ पेपर वाज मॉडरेट। यहाँ पे चेक करो द रेट ऑफ SN2। अब देखो रेट ऑफ SN2 सॉल्वेंट, जब भी मैंने कहा था SN2 की बात करूंगी तो कौन सा सॉल्वेंट जो होता है वो एक्सेलरेट करता है, बताओ? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है, पोलर प्रोटिक है, ये भी पोलर प्रोटिक है, बेंजीन नॉन पोलर है। मैंने स्पेशली लिखवाया था DMSO हो गया, DMF हो गया, है ना, एसीटोनाइट्राइल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, है ना, DMA हो गया, डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये एसीटोन हो गया। एसीटोन और DMF और DMSO बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम एज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जनरली मैं ये नहीं कह रही हूँ बाकी नहीं होते, होते हैं, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो पेपर में आपको दिए जाते हैं। तो SN2 का रेट सबसे ज्यादा किस में होगा? इफ यू चूज DMSO as a polar aprotic solvent, then no doubt your rate of SN2 reaction will maximum in this case. Is that clear? बताओ जी। Yes, ma'am. यस मैम। मुझे 1.25 घंटे बाद ये सुनना चाहिए कान में कि हाँ मैम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो जब टीचर डिस्कशन करवाता है ना, 25 क्वेश्चन यानी कि 25 का डबल कर दो, 50 कॉन्सेप्ट तुम सीख रहे होते हो, 50 कॉन्सेप्ट तुम रिवाइज कर रहे होते हो। ये सोच के, ये माइंडसेट से क्लास में आया करो व्हेन टीचर डिस्कस पेपर। चलिए आगे आते हैं। द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन। टॉल्विन का मतलब पता होना चाहिए पहले तो तुम लोगों को, बेंजीन के ऊपर CH3 with Cl2 in the presence of FeCl3 करवाई थी ये रिएक्शन, X मिलेगा। और जब इसकी रिएक्शन अगर वो कह रहे हैं कि लाइट की प्रेजेंस में कराती हूँ तो हमें क्या मिलता है? Y मिलता है। मैंने दोनों ही रिएक्शन इवन कंपैरिजन बताया था कि जब आप क्लोरीनेशन लुईस एसिड की प्रेजेंस में करते हो तो मैंने कहा था एक आपको ऑर्थो मिलेगा और एक क्या मिलेगा? पैरा मिलेगा। तो एक पैरा क्लोरोटोल्विन मिलेगा, एक पैरा क्लोरोटोल्विन मिलेगा। और वैसे भी तुम्हें दिख गया होगा एक ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ऑप्शन में देखो ट्राइक्लोरोमिथाइल, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाया होगा वो सारे H को रिप्लेस कर दिया होगा। क्या ये रिएक्शन नहीं करवाई क्लास में मैंने? बताना एक बार। बिल्कुल यूं की यूं क्लास में। Yes, ma'am. तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी आएंगी ये चीजें, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। तो इसलिए नोट्स को अच्छे से पढ़ा करो कि टीचर क्या कराता है। तो ये क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, बिकॉज CH3 क्या होता है? मीथाइल। अब तीन छट के क्या लग गए? Cl, तो नाम क्या हो गया उसका? ट्राइक्लोरोमीथाइल बेंजीन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। अब आती हूँ मैं 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स SN1। अगेन यहाँ पे भी आपको यही चेक करना पड़ेगा, Cl भगाओ, कार्बोकेटाइन चेक करो। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ये क्या हो रहा है? इसको क्या हो जाता है लैपटॉप को? ठीक है, ये बनेगा इसमें। सेकंड वाले में क्या बनेगा? काफी बच्चों ने हैंड रेस कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। दिस इज प्राइमरी। और ये क्या, घबराना नहीं था, ये घबराना तो बिल्कुल भी नहीं था तुम लोग, ठीक है। पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है और ये CH2Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे Cl तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा। अब तुम खुद ही बता दो विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? है नितांत? थर्ड क्यों है? एक तो रेजोनेंस में है, ऊपर से ये अपना +M लगा रहा है, तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो रेजोनेंस, ऊपर से उसको एनहांस कर रहा है भाई साहब, बढ़िया तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है।
तो थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा आएगा। एक मिनट, ये मेरा क्या हो रहा है, एक मिनट रुको बेटा। हाँ, थर्ड हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा बिकॉज सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड जो कि प्राइमरी। आप अल्फा, आप हाइपर कंजुगेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है जहाँ पे थर्ड ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। किसी को भी कोई ऐसा स्टूडेंट है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं या फिर कहीं पे और पढ़ाई की है, आप मुझे बता सकते हो। अगर ये पहले 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट था तो बेटा, डाउट आया है तो पूछो। हर 5 क्वेश्चन के बाद मैं तुमसे पूछूंगी, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर डिस्कस कर लूंगी, वरना फिर मैं आगे देखू। चलो चलो, गिव मी थम्स अप प्लीज। Shall I move forward? चलो, और कल ना अपना इधर उधर, कल अपना दिमाग सब कुछ खोल के आना। अल्कोहल फिनॉल कराऊंगी, और अगर तुम ऐसे बैठ गए ना ऐसे, फिर तुम्हें चाटा लगा दूंगी मैं वर्चुअली, मैं बता दे रही हूँ। अब जो टाइम बचा है ना, अटेंटिव हो जाओ। बहुत फेस्टिव सीजन वैसे चल रहा है, तो तुम्हारे अंदर जोश होना चाहिए। जोश मेरे अंदर दिख रहा है ना, जोश वैसे तुम लोगों के अंदर दिखना चाहिए, नहीं तो फिर देखना तुम लोग पिटाई खाओगे मेरे से वर्चुअली। ठीक है, चलो आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? करना एक बार ट्राई। क्या मेरे बच्चे बता सकते हैं? ये मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में करवाया था, जो अपनी हेलो एल्केन एंड हेलोरीन की हुई थी। सभी अपनी मिस्टेक नोटबुक निकाल के रखेंगे, और जो जो तुम गड़बड़बाजी मार के आए हो वो लिखोगे उसमें। चलिए आइए, तो पहले क्या बोल रहे हैं कि ये जो वाला सल्फर वाला केस है, इथाइल सल्फाइड, वो कह रहे हैं स्ट्रोंगर बेस है देन स्ट्रोंगर बेस और मोर न्यूक्लियोफिलिक। एक बात बताओ, इधर आना जरा, इधर आना। मैंने कहा था जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होता है? डाउन द ग्रुप याद करो, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, राइट? अगर वो आपको सॉल्वेंट मेंशन कर देंगे फिर उस हिसाब से तुम्हारा जो है आंसर चेंज हो जाएगा, बट इन जनरल अगर कुछ भी उन्होंने नहीं दे रखा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। ठीक है, अगर बढ़ेगी तो मतलब ये वाला जो सल्फाइड वाला है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, साइज बढ़ता है, ज्यादा बेटर तरीके से अप्रोच कर पाएगा कार्बन को बैक साइड से, बिकॉज मोर पोलराइजेबल है ना, तो इसीलिए। अच्छा, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कैसे डिसाइड करोगे? बेस हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है? ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड होगी, जबकि सल्फर वाले केस में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट होगी। तो कौन बेटर बेस होगा बताओ, ऑक्सीजन या सल्फर? ऑक्सीजन इज अ बेटर डोनर। तो ये वाला जो है आपका जो इथोक्साइड है वो अच्छा बेस होगा, लेकिन लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा इससे, सल्फाइड वाले से। तो चेक कर लेते हैं, ये वाला देखो थर्ड ऑप्शन, सल्फर वाला जो है वो बेस क्या है? वीक है, लेकिन मोर न्यूक्लियोफिलिक है देन आपका इथोक्साइड। ठीक है क्या? बोलो, क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान में रखना। ध्यान में क्या रखना था? पढ़ाया हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था यहाँ पे। 7th क्वेश्चन पे आओ, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता था। हाँ बोलो, किसी ने अपना हाथ खड़ा किया। हाँ बोलो बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीज करने के साथ बेसिसिटी डिक्रीज होगी।
डिपेंड करता है। देखो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट होता है। इसके लिए तुम्हें वो स्पेशल केस मालूम होने चाहिए अतुल कि जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, राइट। अगर मान लो लेट्स से कि तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम है, या मैं बोलूं सिंपल भाषा में डोनर एटम सेम है ना, तो वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। बट अगर मान लो मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रही हूँ, तो फिर वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा, अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर डाउन द ग्रुप की बात करूं, मेरे पास फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, तो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके आयोडाइड की ज्यादा होगी और मेरी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। इस तरीके से आप लोग जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो वो केसेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मान लो केसेस नहीं पता है फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी की तरह लोगे। एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है वो न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन पे अटैक करवाना चाहता है, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। बेसिसिटी का मतलब होता है कि बेस H+ को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। चलिए चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ बताना है। ये तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने कर दिया होगा जिसने अपने स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ी है। तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा है, फिर Br वाले का Cl और लास्ट में सबसे छोटा है। इसमें तो तुम गलती नहीं करके आनी चाहिए थी, तुम लोगों को करके आए हो तो कोई देख लो भाई क्या गड़बड़बाजी हुई है। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल व्हेन 3 मिथाइल हेप्टेन इज सब्जेक्टेड टू फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। नेग्लेक्ट करना है ऑप्टिकल आइस। मैंने तुम्हें वैसे भी बोला था, याद करो मैंने क्लास में तुम्हें बड़े ऐसे क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा था जब जब तुम संडे का टेस्ट दोगे, जब तक तुम मॉक टेस्ट दोगे किसी भी इंस्टीट्यूट का दोगे, वहां तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और तुम्हारा ये क्वेश्चन पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो बेटर है इसको समझ लो, फायदे में रहोगे। 3 मिथाइल हेप्टेन क्या होता है पहले तो बना लो तुम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और मीथाइल क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे मीथाइल हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लो फटाफट से। ठीक है, चलो अब आपको बोला है कितने तुम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हो। तो अब तुम ये देखो कहाँ कहाँ पे तुम Cl लगा सकते हो। तो Cl कैसे लगेगा, जब CH का बॉन्ड ब्रेक करोगे, है ना, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो C रेडिकल जो बनेगा उसके साथ Cl रेडिकल आ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे लग सकता है, CH2Cl बन जाएगा। यहाँ पे एक H हट के Cl लग जाएगा, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है। ध्यान रखना एनवायरमेंट शुड बी डिफरेंट। यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे देखना। जब जब तुम इन सबके केस में एक H को हटा के क्लोरीन लगाओगे तो अलग अलग तुम्हारे पास आइसोमर्स मिल जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नो? मतलब अलग अलग तुम्हारे पास क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, यानी कि जो कायरल कार्बन बनेगा या नहीं बनेगा वो तुम्हें नहीं देखना है। सिर्फ चेक करो कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। करके आया था क्या कोई बच्चा ये वाला क्वेश्चन? तो मेरे को बता दो, मैं थोड़ी खुश हो जाऊंगी। अंशिका आप करके आए थे क्या? मतलब आपके तो नीट का था ना बेटा पेपर, ये यही पेपर, शौर्य यही पेपर था या डिफरेंट था? मैम सेम ही था। सेम पेपर था है, पर नीट में तो उतने आते हैं ना 45 क्वेश्चन। कौन सा पेपर देते तुम लोगों ने? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 29 और सॉरी 9th क्वेश्चन। आओ अब आपको बताना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RBr Cl DMF। तो बताना है आपको कौन से वाले केस में कंप्लीट इन्वर्जन होगा। कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ होता है बताओ भाई, कहाँ होता है? क्वेश्चन 2।
SN2 में होता है, तो देखो SN2 में रेट कहाँ पे फास्ट होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं ए वाले की, तो यहाँ पे क्या है देखना ध्यान से, HBr ये है ना। अब यहाँ पे तुम SN2 अगर करवा देते हो बिकॉज सेकेंडरी है, तो यहाँ पे अगर तुम करवा देते हो मान लो SN2 और यहाँ पे Cl लगा देते हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे RS तो तुम नहीं निकाल पाओगे ना, गेटिंग माय पॉइंट। यू कांट टेल कि पहले R था S हो गया, बिकॉज यहाँ पे RS आप बता ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें नहीं बता सकते कि इन्वर्जन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखो, इसमें C6H5, C कार्बन पे क्या लगा हुआ है Br, CH3 और ये C, ये तो टर्शरी है ना, तो यहाँ पे तो SN2 वैसे भी नहीं होगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वैसे ही हटा दो, हाँ के ना। यस यहाँ पे मैम। देखो, यहाँ पे क्या है, देखो सेकंड वाले ऑप्शन में देखो, सेकंड वाले में देखो, देखो यहाँ पे क्या है Br और यहाँ पे CH3, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगी SN2 है ना, सेकेंडरी हो जाएगी, तो यहाँ पे Cl लगा दो। अब ध्यान से देखो, दिस इज कायरल, तो तुम यहाँ पे बता सकते हो कि पहले क्या था और बाद में क्या, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, कायरल सेंटर आ गया ना, कायरल सेंटर आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यू कैन टेल R और S कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे यू कैन से कि इन्वर्जन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं बता पाओगे क्योंकि यहाँ पे भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है, कायरल सेंटर नहीं बना है, तो यहाँ पे भी तुम नहीं बता सकते हो R और S। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। करवाया था ये क्लास में, आ जाइए 10th क्वेश्चन पे आओ। आपको बोला है इनमें से जो आप रिएक्शन करा रहे हो कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से आपको करना चाहिए। अगर जिसको वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, ऑप्शन से देखना, तुम्हें बहुत आसान दिखेगा। वो कह रहे हैं फर्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ 2 ही बच्चों ने, ओके 4 बच्चों ने हैंड रेस किया। अगेन नितांत, वैभवी, अनुज एंड आर्यांश हमेशा हैंड रेस करते हैं, बाकी बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। भाई क्या करूं मैं, क्या करूं। फर्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट बाय E1, कह सकते हो क्या E1 से हो जाएगा क्या? सबसे पहले देखो ना, ये देखो ये रिएजेंट भी E1 वाला ही है ना, देखो भाई हीटिंग दे रखा है, E1 करा दो, कार्बोकेटाइन बनाओ। याद है, दिस कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल, रीअरेंजमेंट होगी, क्या होगी रीअरेंजमेंट, ऐसा कुछ बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद, तो बस यहाँ से क्या होगा, एल्कीन बना दो, ये बन गया, यानी कि बिल्कुल ठीक है, E1 से ही बनेगा, है ना, मेजर यही बनेगा। फिर वो कह रहे हैं कि फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला SN1 से बनेगा। हाँ, अगर तुम मान लो एलिमिनेशन नहीं करा रहे तो OCH3 अटैक करवा दो न्यूक्लियोफाइल का, तो वो SN1 पाथवे से चली जाएगी, तो ये भी ठीक है। फिर वो कह रहे हैं प्रोडक्ट 3 इज फॉर्म्ड बाय SN2, हाँ बिल्कुल, SN2 कैसे कराओगे, SN2 में तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होती, तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे और अटैक करवा देंगे। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सा कह रहे हैं, थर्ड वाला, तो यस करवा दिया उन्होंने। हालांकि देखो देखो देखो, यहाँ पे ना तुम एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हो, क्या, ध्यान से सुनना। तुम मुझे ये बोल सकते हो कि मैम CH3OH तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो वो कैसे कराएगा SN2 रिएक्शन, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो मान लिया तुम्हें अगर लग रहा हो दिमाग में कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, फिर यहाँ पे आओ, क्या लिखा हो, वो कह रहे हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शन में, इधर आओ, सोल्वोलिसिस रिएक्शन में कार्बोनाइन बनता है, क्या ये ठीक है क्या? मैम ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। चल इसमें तो चलो हम मान लेते हैं कि ज्यादातर इसमें हमें SN1 वाला मिलेगा, SN2 वाला शायद बहुत माइनर, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा, बट ये तो गलत ही है ना। सोल्वोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, याद करो, जहां पे सॉल्वेंट ही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर देता है, और ऐसी रिएक्शन जो कि सॉल्वेंट पे बहुत निर्भर करती हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, ना कि कार्बोनाइन। तो यानी कि यही स्टेटमेंट जो थी सबसे ज्यादा क्या थी,
गलत थी, मतलब बिल्कुल ही गलत थी। तो इसलिए इसका आंसर बेटा सी नहीं आएगा, क्या आएगा? डी आएगा। Got it? Yes, ma'am. किसी को कुछ कहना है तो बोलो। आगे चलूं? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू टोल्यूइन बाय, करवाया था ये। क्लोरोबेंजीन इसमें कन्वर्ट हो रहा है टोल्यूइन में। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? क्या चाहिए होगा? एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, सोडियम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये कौन सी रिएक्शन थी बेटा? वुड्स-फिटिक थी। Woods-Fitting reaction. आदित्य का ए पे इस पहले क्वेश्चन में हैंड रेज हुआ भाई। रितिका का, बाकी छोड़ के आ गए थे क्या तुम लोग? रितिका, आदित्य, है जी? No, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करना, 12th क्वेश्चन। आपको बताने हैं x इज द नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट ऑब्टेन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। करो। शाबाश, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। जिसने पेपर में नहीं किया अपनी ट्राई करो। आपको पता है ना अल्कोहलिक QH क्या कराता है? एलिमिनेशन कराता है। करवा के देखो कौन कौन से बीटा हाइड्रोजन है जो निकलेंगे। कौन कौन से हैं? एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला। निकालो, 3 प्रोडक्ट बनाओ। चलो फटाफट से बनाओ 3 प्रोडक्ट। देखना यही बनेंगे। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नो मैम। बताइए। दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, है ना? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. इसके अलावा तो नहीं है ना मेरे बेटा कोई पॉसिबिलिटी? नहीं मैम, नहीं है। No, तो अब ma'am. चेक करते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब GI और ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, देयर इज नो कायल सेंटर, है ना? सो वी हैव टू सी GI। तो यहाँ पे देखो ना, डबल बोन के अराउंड अलग है ना, डबल बोन के अराउंड अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसके 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस। यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे एक ही बनेगा। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है, देखो, सिस और ट्रांस। तो कितने बनेंगे टोटल? 5। 2 2 और 1, यानी कि आंसर वुड बी। ठीक है, चलिए। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये स्टीरियो का है, बाकी तुम, क्योंकि हेलो एल्केन्स में भी आती है स्टीरियो। इसको कैसे बनाएंगे देखो एक बार, इसको थोड़ा ढंग का देखो भाई। ऐसे है ये, ClH, CH3, ClH। चलो भाई नजर दौड़ाओ, क्या लग रहा है? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कंपाउंड कोई भी चेक कर लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बीच में खड़े हो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे नहीं। आपका H अगर बिलो द प्लेन है तो नीचे वाला अबव द प्लेन होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे कतई नहीं है। बोलो क्या कहते हो? क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं मैम, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे No, ma'am. नहीं होगी। ठीक है। क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि मैम है क्या, तो तुम इसके वो निकाल लो, RS निकाल लो। निकाले? आना एक बार, RS निकाल लो। पहला नंबर इसको दोगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 1 2 3 R होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 R होगा। तो दोनों ही R है।
जब दोनों ही आर होते हैं ना तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, वहां पे पीओएस एब्सेंट होती है। कैसे बताऊं, एक चीज प्रूव करके दिखाती हूँ। चलो आओ, मैम कैसे बोल रहे हो, पल्ले तो पढ़ा नहीं, आ जाओ एक बार। ये है तुम्हारे पास, है ना? अभी तो तुम्हें ये दिख रहा होगा, दिस इज मीजो, है ना? यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, दिख रहा है ना सबको? तो एक बार इसका आर एस निकाल के देखते हैं, आना एक बार। कैसे निकालोगे? 1 बोलो, राइट। 2 यस किसको मैम। दूं मैं? 2 किसको दूं मैं? 2 किसको दूं? COH को दूं या इसको दूं? देखो एक बार, इसको ऐसे बना लिया करो, इधर आओ। HOH COOH, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? C, फिर उसके बाद C, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिर इसके बाद HOH, और इस C से लगा हुआ है COH। तो इसको दूंगी मैं दूसरा नंबर ऊपर वाले को, बोलो। यस मैम। और तीसरा इसको मिल जाएगा, और फोर्थ इसको मिल जाएगा। तो देखो एक बार, 1 2 3 घुमाना एक बार, ऐसा आएगा, बट H हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है? बन गया। अब नीचे वाले को बनाओ, देखो नीचे वाले को करो, देखना एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 आर आना चाहिए, बट H का हॉरिजॉन्टल पे तो क्या आएगा? S, यानी कि एक आर आ रहा है और एक S आ रहा है, देख रहे हो? तो अगर दो यस कारण मैम। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वैसे तो ये मैंने फिशर में बना दिया तो तुम्हें दिख भी रहा होगा प्लेनो सिमेट्री है, बट ये तुम्हारे को बेसिकली 100 होर्स में दिया उन्होंने। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो निकाल लो, इसका RS निकाल लो। तो देखो अगर दो कैरल सेंटर है, एक आर आ रहा है एक एस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? बेसिकली प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे आर आर आ रहा है, मान लो यहाँ पे OH यहाँ पे होता तो वो S ना आता, आर आ रहा होता। गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब अब वो क्या है? आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ है, देख रहे हो? यहाँ पे कोई POS नहीं है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है? तुम लोगों को, तुम लोग सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। तुम लोगों को 100 होर्स से फिशर में आना चाहिए चेंज करने, ये तुम लोगों को सिखाया जाता है 100 होर्स को फिशर से कैसे बदला जाता है, ठीक है? चलिए आइए आगे चलते हैं, बाकी तुम ऐसे निकाल सकते हो। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14, ब्रोमिनेशन करवाइए सनलाइट में। मैंने कहा था सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म? रेडिकल। तो कहाँ पे लगेगा BR? तो कोई बताएगा मुझे? हाँ वैभवी, C option. वेरी गुड। बिकॉज जो ये वाला H है ना, यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा दैट इज योर टर्शरी रेडिकल, तो यहाँ पे ही BR लग जाएगा, ठीक है? चलिए ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, आइडेंटिफाई द रेट ऑफ रिएक्शन E2 रिएक्शन। E2 में क्या होता था? साइमल्टेनियसली, याद करो, साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ Bond break. हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप, मतलब एक साथ जाता था हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप, यानी कि जो आपका स्लो स्टेप था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? लिविंग ग्रुप की जाने की एबिलिटी पे भी, और आपका सबस्ट्रेट कैसा। तो देखो कहाँ पे जाएगा लिविंग ग्रुप सबसे पहले? इसमें, बिकॉज आयोडीन है, तो ए वाले में रेट सबसे फास्ट होगा, बी में उससे कम, सी में उससे कम, और डी में सबसे कम। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है बेटा जो तुम्हें पेपर में सिलेक्ट करने हैं फटाफट। हो गए थे क्या जो ये बच्चे हैंड रेज कर रखा है जिन्होंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। 15 क्वेश्चन में बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है तो? अभी तक 10 क्वेश्चन आर लेफ्ट, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि जिनको प्रॉब्लम आई है। अच्छा,
मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तुम लोग अपना ग्रुप तो देखते हो ना, ऑफिशियल ग्रुप देखते हो ना, तो वहां पे ना ग्रुप में मैसेज आया हुआ है जेई प्रायोरिटी लिस्ट के नाम से। कितने बच्चों ने देखा है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप लोगों ने ये चीज देखी है जो मैं अभी बात कर रही हूँ। वो बच्चे हाथ खड़ा कीजिए जो आपके जेई वाले ग्रुप में जेई प्रायोरिटी लिस्ट के नाम से शायद अभिषेक सर ने भेजा है, मैंने भी भेजा था कल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 14 बच्चों ने देखा है। अराउंड 40 बच्चे होंगे यहाँ पे नीट के, 40 से 50 नहीं, 50 तो है ही टोटल। अराउंड 40 स्टूडेंट्स तुम जेई के हो, और जिसमें से 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने ये देखा है। इससे साफ पता चलता है कि तुम अपने पेपर को लेके, अपने गोल को लेके कितना सीरियस हो, कितना सीरियस हो। कितने ग्रुप में ऐड हो तुम लोग ऐसे ही, जो टाइम ही नहीं मिलता तुम लोगों को देखने का भाई, हैं? ऐसे कौन से तुम लोग काम कर रहे हो, बिजनेस चल रहे हैं तुम लोगों के, जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है कि ग्रुप में क्या आया हुआ है? क्लास के बाद जाते ही देखोगे। जो ये जेई प्रायोरिटी लिस्ट है वो तुम्हें पीसीएम की मिली है, उसको खोल के तुम अभी भी देख सकते हो, मेरे सामने बैठे हो। और जो ये प्रायोरिटी लिस्ट है वो किसके बेसिस पे है? लास्ट 6 इयर्स का पीवाईक्यू एनालिसिस किए हैं हमारी रिसर्च टीम ने, करिकुलम टीम बोलते हैं उनको, रिसर्च करिकुलम टीम, और उसके बेसिस पे ये जो है बनाए गए। और आगे आने वाले टाइम में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो इन चैप्टर से पूछे जाते हैं हर साल। तो ये जो प्रायोरिटी लिस्ट तुम्हें मिली है, तुम्हारी प्रिपरेशन एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर तुम उसमें ध्यान से देखोगे तो 12वीं में कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, डी&एफ फ्लो, है ना? और है तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन्स और अमाइंस। मैंने इसमें से अभी तक सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स और अमाइंस नहीं करवाया, बाकी सब मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो अब तुम देख लो कितने ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें उन चैप्टर से देख। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बाकी तुम प्रिपेयर नहीं करोगे, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, बट एक वो होता है ना, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक हमारा सीक्वेंस भी होता है कि हम कौन से सीक्वेंस को फॉलो करें। देखो नीट वाले बच्चों को तो सब कुछ पढ़ना है, टू बी ऑनेस्ट। जो नीट वाले बच्चे हैं, अगर तुम कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो सोच समझ के छोड़ना, बट जेई में ऐसा नहीं होता है। जेई में हमें सब कुछ नहीं करना होता, जेई में एक हमें तरीके से चलना पड़ता है, समझ रहे हो? और वो तरीका यही है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे सामने प्रायोरिटी चैप्टर दे दिए हैं टीचर्स ने, उनको करना चालू करो। और ग्रेड 12 तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर तुम ग्रेड 11 में देखोगे ना, ग्रेड 11 में तो वहां पे वही चैप्टर है जो याद करो मैंने तुम्हें बताया था, जीओसी होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा। उसके अलावा 2 चैप्टर उन्होंने और बोल रखे हैं, हाइड्रोकार्बन, और एक बोल रखे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से नो डाउट 2 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, बट मैं कह रही हूँ ये चैप्टर तुम्हें नहीं करना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पर जिन बच्चों ने इसको टच ही नहीं किया कभी 11वीं में 12वीं में, तो वो बच्चा ये वाला नहीं करेगा। इसकी जगह हम कोई 2 ऐसे चैप्टर करेंगे जहां से एक एक क्वेश्चन आएगा, बट दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? जैसे इसमें मैं 2 चैप्टर कौन से लूंगी, ये वाले। एक तो पीरियोडिक टेबल हो गया, समझ रहे हो? समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? और एक हो गया तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स। तुम थर्मो को छोड़ दो और थर्मो की जगह ये कर लो, ये तुम्हारे आधे टाइम में भी हो जाएंगे। बायोमोलिक्यूल अभी मैंने करवाया नहीं, करवाऊंगी। ये तुम्हारे आधे टाइम में हो जाएंगे, और तुम्हें ये यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और जितने तुम्हें थर्मो में मिल रहे थे यहाँ पे भी तुम्हें उतने ही नंबर मिल जाएंगे। और बल्कि ये चैप्टर करने से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से सुना, दीज आर नॉट हाई प्रायोरिटी वाला। हाई प्रायोरिटी का मतलब है कि तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आता है तुम्हारा मीडियम मॉडरेट वाली प्रायोरिटी में। बट हमें पता है थर्मो का मुश्किल है, और बेटा जो थर्मो से क्वेश्चन आता है वो बन भी सकता है तुमसे, नहीं भी बन सकता क्वेश्चन, ऐसा सवाल आता है। लेकिन अगर सवाल पीरियोडिक टेबल और बायोमोलिक्यूल से आता है और तुम वो पढ़ के गए हो, वो बना लोगे तुम,
तो तुम बताओ कौन से फायदे में रहोगे करना, पीरियोडिक टेबल, बायोमोलिक्यूल या थर्मो? Periodic table. Periodic table. Biomolecule. यस, पीरियोडिक टेबल और बायोमोलिक्यूल तुम करने में फायदे में रहोगे। बाकी सारे करने, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी डेफिनेटली करना है, बेशक अभी नहीं किया बट करना पड़ेगा। आप लोगों का जब सिलेबस होगा, आई विल डेडिकेट 3 days ऑन हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे सिर्फ और हम रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हाइड्रोकार्बन। आप समझ रहे हो? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर इन दिस मैनर। आपको देखना है, ऐसी तुम्हें उसमें देखना है फिजिक्स में, ऐसी तुम्हें मैथ्स में देखना है, ठीक है? तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन करनी है। हवाबाजी में कुछ करोगे तो कुछ होगा नहीं बेटा, ठीक है? सो अब तुम देखो, अपना थोड़ा शांति से बैठना और देखो कि तुमने इसमें से कितने चैप्टर ऐसे हैं जो करे हैं, ठीक है? इसमें से जो चैप्टर तुम्हें लिस्ट मिली है उनकी लिस्ट बनाओ और देखो तुमने कितने चैप्टर्स जो हैं वो कर लिए हैं। एक मिनट, ठीक है? सो यही काम करना है तुम्हें। तुम बेशक स्कूल में बैठे हो, कहीं बैठे हो, घर पे बैठे हो, प्लीज लिस्ट प्रिपेयर करो कि तुमने कौन से चैप्टर कर लिए और पेंडिंग है। ध्यान रखना, सिर्फ तुम क्लास नोट्स पढ़ के चले जाओगे तो सोचोगे कि जेई निकल जाएगा। बेटा मैं देखो भगवान तो हूं नहीं कि सारा जो मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं कभी। उसके लिए तुम्हें पीवाईक्यू तो करना ही पड़ेंगे, ये तुम्हारा रामबाण है आने वाले 3 महीनों में। कम से कम तुम लोगों ने 3 साल के, देखो वैसे तो मैं जनरली ना 5 साल के बोलती हूँ बट टाइम है ही नहीं इतना। अगर तुम मुझे मिले होते अप्रैल में तो मैं बोलती 5 साल के लगाओ, बट अब तुम इतना लेट हो गया, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने लगाए या नहीं लगाए। तो एटलीस्ट 3 years के पीवाईक्यूज तुम्हें जो ये चैप्टर दिए हुए हैं ना 11वीं और 12वीं के थर्मो को हटा दो, राइट? तो वो लगाने हैं तुम्हें, मतलब इतना मैं बोल रही हूँ ना, इतना जी जान लगा दो ना कि यहाँ से अगर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं वो तुम्हारे आने चाहिए, मतलब वो तुम्हारे बन जाए। तुम खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तुम ये वाले चैप्टर्स अच्छे से कर ले, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो तुम बना ही लोगे, नहीं, नहीं हो पाएगा ऐसा। बट हाँ, तुम्हें ये पता रहेगा ना कि मुझे ये सीक्वेंस में करना है, तो तुम उस हिसाब से तैयारी करोगे, मोस्टली क्वेश्चन तुम बना लोगे। एक बात बताओ, अभी तो बहुत सारे चैप्टर के नाम उसमें है भी नहीं, यस और नो? हेलोल्केन नहीं है, एल्कोहल फिनोल नहीं है, उसमें नहीं है ना, राइट? उसमें पी ब्लॉक भी नहीं है ना, पी ब्लॉक भी नहीं है, राइट? तो बायोमोलिक्यूल नहीं है ना, पीरियोडिक टेबल नहीं है। तो ऐसे चैप्टर्स भी होंगे ना जो बेशक मीडियम प्रायोरिटी के होंगे बट वो तुम्हें आते होंगे, यस और नो? तो वो क्या होगा, वो तुम्हारे नंबर बढ़ाएगा, +4 वो तुम्हारे नंबर बढ़ाएगा। तो जो बच्चा वो चैप्टर कर रहा है बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा जितना तुम पढ़ते जाओगे वो तुम्हारा नंबर बढ़ाता जाएगा, और नंबर जैसे जैसे तुम्हारा एक एक नंबर भी बढ़ रहा है तो तुम अपने गोल के बहुत पास आ जाओगे। आई होप आप इन चीजों को ना समझ रहे हो, हल्के में नहीं ले रहे हो बेटा, ठीक है? कोई किसी को डाउट होगा तो प्लीज रीच आउट टू मी, क्या है क्या नहीं मैं आप लोगों को बता दूंगी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? यही होता है। सोडियम मिथॉक्साइड यही होता है। अब क्या करना है, SN2 कराओगे? SN2 तो हो नहीं पाएगी, टर्शरी है, क्या कराना पड़ेगा? E2 बेस की तरह काम करेगा, H+ लेगा और निकलेगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा, क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाइल, बिकॉज दिस इज योर आइसो ग्रुप, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए आइसोब्यूटाइल, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जेई में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो क्या बोला है,
वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है ना। वो कह रहे हैं कि जब तुमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराई, मतलब बीटा एलिमिनेशन कराई, तो दो एल्कीन्स मिली हैं एक्स और वाई, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये। फिर वो कह रहे हैं ओजोनोलिसिस। अब देखो ये कहाँ से आया, हाइड्रोकार्बन से। तो तुम ये नहीं बोल सकते मैम ये तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से आ गया, कोई बात नहीं, वो देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देगा बेटा। जैसे ही तुमने डिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई तो एक्स और वाई 4 तरह के कंपाउंड दे रहा है ये, आपको बताना है करेक्ट स्ट्रक्चर। अगर कोई मुझे कहे कि मैम ये क्वेश्चन मुश्किल था, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगी मुश्किल था, बट आसान भी नहीं था। इसमें तुम्हें ना कैसे चलना, थोड़ा सा स्मार्टली करना। अगर तुम ये बनाते ही रह जाओगे ना कि मैम ये कौन सा स्टीरियो आइसोमर हो बनेगा, तो तुम फंस जाओगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, फटाफट से ऑप्शन को देखना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? फटाफट से ऑप्शन को देखो और ऑप्शन में चेक करो कहाँ पे तुम्हें दो एल्कीन देखने को मिल रही है। ट्राई करें, आओ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 2 ब्रोमो, देखना एक बार है कि नहीं है, नजर दौड़ाओ। अरे बोलो ना, है कि नहीं, यही तो है ना 2.9। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन है, एक तो ये वाला निकाल सकते हो तुम और एक ये वाला। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर तुम ये वाला निकालते हो तो देखना एक तो ये बनेगा, और अगर ये वाली निकालते हो तो ये बनेगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यस। अब ओजोनोलिसिस करवाने पे क्या होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो ना तुम लोग, और एक डबल बॉन्ड वो यहाँ लगाते हो, एक डबल बॉन्ड को यहाँ लगाते हो। तो यहाँ पे देखो बन रहा है CH2O, यानी कि HCHO। क्या HCHO तुम्हें मिल रहा है किसी प्रोडक्ट में? नहीं मैम, नहीं मिल रहा। यानी कि ये वाला जो हमने सोचा है दैट इज रोंग, दिस इज रोंग अप्रोच। तो तुम्हें फटाफट, ये तो मैं तुम्हें बनवा रही हूँ इसलिए लेट लग रहा है, तुम फटाफट बनाओगे ना तो तुम्हारा एकदम बनेगा। तो इसमें तुम्हें ऑप्शन चेक करने हैं कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो इसका आंसर, क्योंकि मैंने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बनाना एक बार, 4 आ रहा है क्या? किसका आया है बताओ? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, देखना एक बार। तुम लोग ना कुछ नहीं पढ़ते हो भाई, एक हफ्ते की छुट्टी थी, कोई असर नहीं है तुम लोगों के ऊपर, मैं बता दे दूं। सारे ऐसे बैठो, आधे से ज्यादा बच्चों ने तो, जो जेई के बच्चे उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिए। साफ दिख रहा है यहाँ पे आप लोग पता नहीं क्या ही करने आते हो भाई क्लास में। पूरा साल बीत गया मेरे से पढ़ते पढ़ते। मेरा बस चले तो मैं तो भाई कराऊं ना पेपर डिस्कशन, काहे करवाऊं मैं बताओ। माइक म्यूट करो, किसका माइक वो है। इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक ये वाला और एक ये वाला, देखना बना रही हूँ मैं। और कौन सा बनेगा? ये वाला, बी वाला। ये बनेगा, देखो। अब ओजोनोलिसिस कराओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे भी करो, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा एक तो, एक क्या बनेगा, प्रोपेनल, और एक क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO और CH3 CHO। देखना यही बन रहा है क्या, ये देखो। बना क्या? हाँ मैंने इसका ना स्ट्रक्चर थोड़ा गलत बना लिया, इसको प्लीज ठीक कर लेना तुम लोग, मैं कर देती हूँ। चलो मैंने एक्चुअली 3 ब्रोमो बना लो, 2 मिथाइल, नहीं ठीक था, एक मिनट, ये बनेगा।
1 2 3 4 5 2 ब्रोमो, अच्छा ओके, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। मैंने उल्टा बना दिया था क्या, पता नहीं, आई डोंट नो, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ये बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी यहाँ पे। पॉसिबिलिटी देखो, बनाना है एक बार एल्कीन। यार बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है बेटा मेरा फोन, एक मिनट रुको, तुम बनाओ ना, एल्कीन बनाओ प्लीज। यस, चल रहा है। एक बार मैं दोबारा करवा लेती हूँ। यस, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ऑल राइट, एक मेरा ये निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH2CH3, और एक मेरा ये निकलेगा। ओके, ये मैंने उल्टा पता नहीं क्या बना दिया, ये बन जाएगा CH3 CH3 C, ये राइट। अब देखना, ठीक है, ये बन जाएगा। बस अब इनका डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाओ, तुम्हारे पास यही बन जाएंगे प्रोडक्ट। इधर देखो, इधर एक तो ये बन जाएगा एसीटोन, यहाँ से CH3 CH2 CHO, ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा CH3 CHO, और यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो इससे ये वाला एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन, तुम्हें ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन से देखना है क्या बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में, लास्ट पेज पे। तो जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होता है एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फॉस्जीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो COCl2 होता है। ये जिसको याद था तो वो करके आया होगा, जिसको नहीं था वो नहीं करके आया होगा, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये। नेक्स्ट चलो, SN2 रिएक्शन में करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन बताएगा। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन किसने बताया ये, मैम सानिया। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि SN2 में क्या है, आपको देखना पड़ता है स्टीरिक हिंड्रेंस। मतलब जब आप कंपेयर करोगे तो आपको एक फैक्टर बहुत यहाँ पे ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, दैट विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी एल्काइल हैलाइड पे, उतना रिएक्शन क्या होने वाला है, स्लो होने वाला है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, बिकॉज ये मिथाइल है प्राइमरी, यहाँ पे 2 मिथाइल लग गए हैं, यहाँ पे 3 मिथाइल टर्शरी हो गया, तो वहां पे SN2 नहीं होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड इनर्ट है। इनर्ट मतलब जो E2 नहीं देगा, चेक करो कौन सा नहीं देगा, कौन सा नहीं देगा। हाँ नितान, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्यों, ऐसा क्यों। मैम इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। वेरी गुड, यहाँ पे अल्फा बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये नहीं देगा। यहाँ पे ये देखो, ये रहा बीटा, ये भी बीटा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे भी निकल सकता है बीटा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है टोटल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अब बताओ ये रिएजेंट क्या करवा सकता है, वीक बेस की तरह काम करता है ये, और वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, हाँ या ना। तो अगर ये वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 भी करा सकता है और E1 भी करा सकता है, बोलो। यस मैम। तो अगर ये SN1 करवाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, हाँ मैम बिल्कुल बनेगा। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जो तुम्हारे आए थे ना इंटीजर बेस्ड। तो
अगर ये बेटा SN1 कराएगा तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। अब याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कार्बोकेटाइन प्लेनर है, तो वहां पे दो बनते हैं, एक रिटेंशन होता है और एक इन्वर्जन होता है, याद करो। तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी। बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे हो गए, ठीक है। अगर E1 करा रहा है तो E1 करवाने का क्या मतलब हुआ, E1 एलिमिनेशन करवानी पड़ेगी, बीटा एलिमिनेशन। तो देखो बीटा वाला, अरे बीटा हाइड्रोजन कौन से, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो यहाँ से भी दो बनेंगे ना, या तो ये निकल सकता है यस या फिर ये वाला। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4। तो आपको रिएजेंट का पता होना चाहिए था कि ये कैसा है, वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या कराएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे हम चलते हैं 22 पे। 22 क्या कह रहा है, 1,2 डाइब्रोमो, ये भी सारे अच्छे थे ये वाले क्वेश्चन जो लास्ट में ना। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, डाइब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, यही 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है ना। देखिए वो कह रहे हैं कितने मोल यूज करोगे सोडामाइड के, ऐसा मैंने क्वेश्चन शायद करवाया था आपको। देखो सोडामाइड मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद करो। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करवाएगा, तो ये निकलने वाला है। एक ही जगह बना दूं तो बेसिकली यहाँ पे ये एल्कीन बन जाएगी, देखना एक बार, ये ऐसे देखो, है ना। अभी ये भी यहां से भी इसको निकाल सकता है, देखना। तो बेसिकली जब मैं 2 मोल यूज कर रही हूं मेरा बेटा, जब मैं 2 मोल यूज कर रही हूं तो क्या बन रहा है, मेरा एल्काइन बन रहा है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, एल्काइन बन रहा है, यस और नो। इफ आई यूज 2 मोल ऑफ सोडामाइड तो 2 बार वो एसिडिक प्रोटोन को निकाल, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर एसिडिक प्रोटोन मतलब अगर कोई वीक एसिडिक बेस है तो उसको भी निकाल लेगा, इतना ताकतवर है। तो व्हेन आई यूज 2 मोल ऑफ दिस ना, तो ये बना लेगा, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या लिखा हुआ है, C2H5Br। अभी ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, तो एक और मोल यूज करके इसको हम निकाल सकते हैं, यस और नो, बताइए बच्चों। एक और मोल यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं, हाँ मैम निकाल सकते हैं। तो यानी कि टोटल 3 मोल यूज हो गए। और अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, C2H5Br, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी। तो यानी कि बेसिकली हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaNH2 यूज, तो 3 मोल ऑफ सोडामाइड यूज। 2 मोल तो यूज हुए एल्काइन बनाने में और 1 मोल यूज हुआ न्यूक्लियोफाइल बनाने में। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। ये वैसे तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का सवाल है, ना कि हेलोएल के, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना तुम लोगों को क्लास में, बिकॉज सारे चैप्टर में से कई बार मिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है संडे वाले टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन जो है, 1-2 कॉन्सेप्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन से डाल दिए हैं। बट इट्स ओके, अगर नहीं आता था तो लीव कर देना था, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे बच्चे कर सकते थे। चलो आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय ए कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, तो टू बी chiral इट मे मीन दैट, क्या मतलब होगा इसका, अगर मान लो रोटेशन ही नहीं हो रही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, तो क्या होना चाहिए हमारा, कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो। मैम ये तो बिल्कुल ठीक है, देखो मीजो तो होगा ही, तभी तो वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है ना। फिर वो कह रहे हैं देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, नहीं ये गलत है, ये करेक्ट नहीं होगी कि कोई कंपाउंड ही नहीं है सॉल्वेंट में। कंपाउंड इज सर्टेनली कायरल, अगर कायरल होता तो भाई साहब रोटेशन तो देखने को मिलती ना, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो सकता है तुम कंफ्यूज हो। वो कह रहे हैं कि कंपाउंड्स में भी रेशमिक मिक्सचर हो सकता है, कि कंपाउंड रेशमिक मिक्सचर भी हो। देखो रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है मेरा बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में R और S लेते हैं, याद है, इक्वल अमाउंट में R और S लेते हैं। तो एक बात बताओ,
जो इक्वल अमाउंट में हम एनेंशियोमर लेते हैं वो भी कहीं पे पीपीएल को तो घुमाएगा, जो एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर है, दूसरा भी घुमाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो पीपीएल को घुमाएंगे, लेकिन क्योंकि एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन वहां पे 0 आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए हम कहते हैं ये मिक्सचर हमारा कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पीपीएल को तो घुमाएगा भाई, है ना, बट जितना क्लॉकवाइज वो घूम रहा है उतना ही क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो रेसमिक मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो there is Yes, ma'am. the compound is certainly meso, this statement is absolutely correct, बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही। ठीक है, चले आगे। तो चलो 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि C7H16 कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, हाउ मेनी कायरल एटम, मतलब जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ध्यान से सुनना, ये फंसा दिया इस क्वेश्चन में, एक बार के लिए तो मैं भी फंस गई थी, मतलब पूरे कंपाउंड में कितने कायरल एटम होंगे जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि C7H16 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं, क्या कोई पाई बॉन्ड है, क्या नहीं है ना, कोई अनसैचुरेशन है या नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद है, डीबी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को शायद बताया था, ये होता है, देखना एक बार, ये लिखवाया था मैंने तुम लोगों को, बोल मत देना नहीं लिखवाया है, बोल मत देना कि नहीं लिखवाया मैम। C+1 माइनस h/2 माइनस x/2 प्लस n/2। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, कार्बन है 7 + 1, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 16, तो यहाँ पे डीपी क्या आ रहा है 0, यानी कि सारे के सारे क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें बना के देखना था, कोई भी एक ऐसा बना लो जो कि क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। आपको ये नहीं बता रहे, ये नहीं बताना कि टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर, ये नहीं बताना, आपको ये बताना है जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा उसमें कितने कायरल एटम। आप समझ पा रहे हो? आपसे ये नहीं, मैं फिर बोलूं, आपसे ये नहीं पूछा कि उतने टोटल कंपाउंड्स बताओ, टोटल उतने कंपाउंड्स बताओ जिसमें कायरल कार्बन हो, आपसे ये पूछा है हाउ मेनी कायरल एटम इन कंपाउंड, कंपाउंड में कितने कायरल एटम प्रेजेंट होंगे। आवाज आ रही है ना मेरी? तो यहाँ पे हमें चेक करना है, तो बनाना स्टार्ट करो ना, कौन कौन सा बनेगा, कोई है जो मेरे को बता पाए कायरल? देखो सबसे एक सिंपल तो यही है जिसमें आप 7 कार्बन बना दो, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में कायरल। तो एक काम करें, एक कार्बन को हटा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, अभी भी कायरल नहीं है बिकॉज सेम हो गए 2 ग्रुप। क्या करें बताओ, क्या करें? यहाँ बना ले, देखो बोलो, Yes, sir. देखो ये आ गया कायरल, ध्यान से देखो Yes, ma'am. Yes. कितने हैं यहाँ पे कायरल, एक ही है ना, कितने, एक ही है क्या? देखो और है कोई पॉसिबिलिटी? नो मैम। अगर मैं ये बना दूं तो ये भी हो सकता है, ध्यान से देखो, है ना। C7H16 ये 3 6 9 12 13 14 15 16, यहीं पे रह गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 9 10 11 20, हाँ 17 हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ही कायरल कार्बन है ना, ये तो नहीं है ना। तो मतलब तुम जितने भी बना पा रहे हो पॉसिबल, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक ही कायरल एटम है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी कायरल एटम इन द कंपाउंड, वो ये नहीं पूछ रहा हाउ मेनी कंपाउंड्स जिसमें कायरल एटम प्रेजेंट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स, सो आंसर वुड बी 1। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं,
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो कराया था मैंने। एसिड बेस रिएक्शन होती है, वहां पे आपका हाइड्रोकार्बन बनता है। तो देखो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और कहाँ पे होगी, कौन बताएगा मुझे, चलो फटाफट बताओ बताओ बताओ, कहाँ पे होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कहाँ पे RMgX R नेगेटिव बेस की तरह बिहेव करेगा, बताओ। बताया था ना मैंने तुम्हें, ये रहा ऑक्सीजन के साथ यहाँ करेगा, ऑक्सीजन के साथ H यहाँ करेगा, ये भी करेगा। देखो याद है, बताया था sp कार्बन के साथ अटैच है, ये भी एसिडिक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, भाई पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये तो भी बहुत बेसिक पूछा इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। तो ये थे तुम्हारे 25 क्वेश्चन। किसी को यहाँ तक इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, है तो पूछो। वैभवी हो गए क्लियर, वैभवी, स्नेहा, अनुज, विशाल, नितांत, Yes. स्नेहा, ईशा, सिमरन, अंजलि, सानिया, रितिका, बबल, निशिता। अरे निशिता कहाँ रहती हो तुम, Yes, ma'am. देवांशी, आदित्य। आदित्य तारू बिल्कुल गायब हो आजकल तुम, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आप सुन लो बात ध्यान से। अभी आज तो मैंने देखो पेपर डिस्कशन कराया है, प्लीज रिवाइज योर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब तुम्हारा ना 12 अक्टूबर को मेजर टेस्ट है, जस्ट चेक द रिसोर्स शीट, और उसमें कितना आएगा, जितना अब तक मैंने करा दिया 12th में वो सारा आएगा, हेलो एल्केन्स तक आएगा सारा। पढ़ना चालू करो, जो तुम्हें चैप्टर अच्छे से आते हैं उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, फटाफट से स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेशन हो गया, DNF ब्लॉक हो गया, सॉल्यूशन तुमने बहुत अरसे हो गए पढ़े हुए, उसको उठाओ, रिवाइज करो बेटा, ये करना पड़ेगा। बिकॉज जब तुम फाइनल में बैठोगे ना तो वहां पे सारा सिलेबस तुम्हारे सामने आएगा और सारे सिलेबस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। Yes. तो अपना सिलेबस चेक करो रिसोर्स शीट से एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। अब मैं तुम्हें कल मिलूंगी, कल हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल वाला।